रखना और पढ़ना। अब देखो, मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन बताया ना, तो उसमें मैंने आपसे कहा कि एक टर्म आया था यहाँ पर एलिफेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक, एलिफेटिक। अब चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनमें क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, लीनियर स्ट्रक्चर होगी तो क्या होगा, एलिफेटिक होगी तो क्या होगा, एरोमेटिक होगी तो क्या होगा, ये सारी स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को समझना। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने 10th में एक छोटा सा टॉपिक ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक स्टार्ट करें और कैसे फार्मूला बनाना सीख जाएं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा था कि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, उन एलिफेटिक कंपाउंड्स को हम बेसिकली 3 तरह से क्लासीफाइड कर सकते हैं। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स के एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट, उन हाइड्रोकार्बन्स के एलिफेटिक कंपाउंड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में थोड़ा सा डिवाइड करते समय ध्यान रखना, जगह बचा करके रखना और ये टेबल को ध्यान से समझना। कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को इसमें आज बताने वाला हूँ। तो पहले मैंने कहा था कि हमेशा जो हम वर्ड रूट यूज करते हैं, वो वर्ड रूट की तरह हम क्या यूज करते हैं, एल्केन, एल्क वर्ड यूज करते हैं, ALK। ओके, तो यहाँ पर हम 3 तरह के एल्क पढ़ेंगे। एल्क वर्ड तो कॉमन है, उसमें हमने लगा दिया एल्केन, इसमें हमने वर्ड क्या लगा दिया, एल्केन। दूसरे तरह के जो कंपाउंड्स आए उनमें कौन सा हो गया, एल्कीन। और तीसरे तरह के जो कंपाउंड आएंगे स्टूडेंट्स, उनका नाम हो जाएगा एल्काइन। ओके, तो आपने एक बात यहाँ पर खास ध्यान में रखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन में, ये बेसिक चीज़ है उसकी कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ना, वो बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से 3 तरह के हो सकते हैं, एल्क वर्ड तो सभी में कॉमन है, उसमें मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर आ गया एल्क और इसमें लगा दिया हमने ANE। यहाँ पर वर्ड आ गया एल्क तो कॉमन है, हमने लगा दिया इन। यहाँ पर एल्क तो कॉमन है, इसमें हमने लगा दिया YNE यानी कि एल्काइन। एकदम सिंपल सी बात है। तो देखो, कभी भी एन वर्ड हम तब लगाएंगे जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, यानी कि सैचुरेटेड है। एल्कीन कब लगाएंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए। एल्काइन कब आइन लगाएंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। बहुत ही बेसिक चीज़ है, ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, YNE। हालांकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ये जो एन, इन और आइन है, ये प्राइमरी सफिक्स की तरह यूज होते हैं। कैसे, प्राइमरी सफिक्स की तरह यूज होते हैं। जो वर्ड एल्क है, वो वर्ड एल्क इज़ द बेसिक वर्ड, यानी कि वो वर्ड रूट का वर्ड होता है, जिसे हम हर जगह केमिस्ट्री में ये वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए। तो अभी ये तो हो गए कौन कौन से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। 3 तरह की चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो कार्बन एटम्स का नंबर हम अगर यहाँ पर 1 लेते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट, कार्बन नंबर अगर हम 1 लेते हैं तो इसके लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, मैथ। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम 2 कार्बन लेते हैं, 2 कार्बन लेते हैं, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एथ। कार्बन अगर हम 3 लेते हैं तो इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं प्रॉप। कार्बन अगर हम 4 लेते हैं तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्यूट। ओके, अगर हम कार्बन 5 यूज करते हैं तो इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं पेंट। अगर हम 6 कार्बन लेते हैं तो वर्ड यूज करते हैं हेक्स। अगर हम 7 कार्बन लेते हैं तो वर्ड यूज करते हैं हम क्या, हेप्ट। अगर हम कार्बन 8 यूज करते हैं तो हम वर्ड यूज लेते हैं ऑक्ट। ये वर्ड रूट हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर क्या है, ये वर्ड रूट है।
नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर ये क्या है, वर्ड रूट, WR यानी कि वर्ड रूट है। देखो अगर मैं 1 कार्बन लूँगा तो वर्ड रूट क्या यूज करूँगा, मैथ यूज करूँगा। अगर 2 कार्बन लूँगा तो ETH एथ यूज करूँगा, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, ऑक्ट, 8। फिर आगे 9 है तो नॉन वर्ड यूज करेंगे, 10 है तो डेक वर्ड यूज करेंगे। डेक तक तो आप सबने पढ़ा हुआ है, हमने जब 10th में पढ़ा था तो भी हम लोगों ने क्या किया था, इसमें डेक वर्ड यूज किया था 10 तक के लिए। अभी कभी मान लो कोई ऐसी स्ट्रक्चर आए कि उसमें कार्बन का नंबर कितना आ गया, 11 आ गया, तो आपको वर्ड क्या यूज करना है वो आज सीखेंगे आगे। ठीक है, पहले अपने 5 तक हाइड्रोकार्बन का कॉमन फार्मूला और उनकी स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं, उसके बाद इनके वर्ड रूट की बात आगे करेंगे। तो जब आप एल्क वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट, तो इसके लिए जो कॉमन फार्मूला होता है वो CnH2n एक कॉमन फार्मूला हम यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या CnH2n यूज करते हैं। और इसमें अगर हम +2 कर देते हैं, देखो ये +2 कर दिया, CnH2n +2 यूज कर दिया। अगर हम एल्कीन वर्ड लेते हैं तो हमको क्या फार्मूला यूज करना है, इन के लिए CnH2n यूज करना है। अगर हमको एल्काइन लेना है तो हमको क्या वर्ड यूज करना है, CnH2n-2 यूज करना है, CnH2n-2 यूज करना है। देखो ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एल्केन है, एन है, CnH2n तो सभी में है, यहाँ +2 है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ -2 है, ऐसा ध्यान दो, एकदम सिंपल सी चीज़ है। तो CnH2n+2 यानी कि एल्केन, CnH2n यानी कि एल्कीन, और CnH2n-2 अगर हमने कर दिया तो वो बना लेता है एल्काइन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो एक्चुअली देखो अभी आपको इसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को एक बार आपने समझ लिया ना, तो आगे का काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, स्ट्रक्चर बनाना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक ही कार्बन है, सपोज मेरे पास एक ही कार्बन में लेता हूँ, ऐसा एक ही कार्बन लेता हूँ, तो एल्क यानी क्या, यहाँ पर एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, एल्क है, एल्क यानी कि मैथ है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, मैथ, ओके, METH, और सफिक्स क्या है, एन, तो हो गया मीथेन। अगर 2 कार्बन लेंगे तो वर्ड रूट क्या होगा, एथ, और आगे लगाएंगे एन, तो क्या हो जाएगा, इथेन। 3 कार्बन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉप, और सफिक्स लगा देंगे एन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ऐसे ही यहाँ पर क्या लगा देंगे, ब्यूट में एन। फिर यहाँ 5 कार्बन है तो पेंट में क्या लगाएंगे, एन। हेक्स है, 6 कार्बन है तो क्या लगाएंगे, हेक्सेन। आगे कब आप समझ गए कि अगर 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन। यानी कि जो वर्ड रूट है ना स्टूडेंट, ये जो वर्ड रूट है ना, इसके आगे ही एज अ प्राइमरी सफिक्स आपको एन लगाना है अगर वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रखने वाला है तो। ओके, अभी देखो, अब सवाल आता है कि नाम तो हमने फाइंड कर लिया, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो कॉमन फार्मूला आपने देखा क्या है, कॉमन फार्मूला CnH2n+2 है, जहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का नंबर कितना है। तो n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ, C और 1 ले लूँ, और H और 2 × 1 + 2, तो क्या फार्मूला हो गया, C 2 × 1 = 2 + 2 4, तो ये कितना हो गया फार्मूला इसका फार्मूला क्या हो गया, CH4, यानी कि क्या हो गया, मीथेन का फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया, ये मीथेन का। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, C2, और H कितना हो जाएगा, ये 2, तो है ही फार्मूले में, इनटू हो गया 2 + 2, तो 2 × 2 = 4 + 2 = 6, यानी फार्मूला हो जाएगा C2H6। किसके लिए, इथेन के लिए फार्मूला हो गया C2H6। अभी देखो ये जो C2H6 स्ट्रक्चर है, अभी अगर आपने कार्बन का नंबर
मान लो कितना ले लिया है आपने, प्रॉप यानी कि 3 ले लिया। अगर आप कार्बन का नंबर सपोज 3 ले लेते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, C3 और H कितना हो जाएगा 8। सिंपल, समझ में आया। जितना N की वैल्यू आप लेते हैं यानी कि कार्बन की जो वैल्यू लेते हैं उसका डबल +2 हाइड्रोजन का नंबर लेना, सिंपल सी बात है एकदम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H8। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10। इसका पेंटेन का क्या हो जाएगा, C5H12। हेक्सेन का क्या हो जाएगा, C6 और H कितना हो जाएगा 14। ऐसे इसके फॉर्मूले बनते जाएंगे। एकदम सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी सीखने जैसा नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया ना तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम अल्फ़ाबेट है, आप ऐसा समझ सकते हो। यहाँ से ही शुरुआत होती है, आगे फिर धीरे 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 आप रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ जाओगे ना, फिर वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती जाती हैं। लेकिन साथ में रहना, पढ़ते रहना, सारे लेक्चर कंटिन्यू, सारे पार्ट ऑर्गेनिक के ज्वाइन करना, तो कोई भी पोर्शन आपको डिफ़िकल्ट लगेगा नहीं। एकदम बेसिक से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, जहाँ से स्टूडेंट जीरो होकर के आता है और हीरो बन करके जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी जो आप लोगों ने पढ़ा वो एल्केन्स बनाया। मान लो अगर मैं एल्कीन बनाता हूँ तो N का नंबर तो कार्बन का सेम है, तो N की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैथ तो वर्ड रूट है और ये हो गया ईन लगा दिया मैंने। लेकिन ये स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट्स, होती ही नहीं है, मीथीन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्यों? अगर मैं इसका मान लो वैल्यू पुट कर दूं कि C और 1 और H कितना 2 इंटू ये तो 2, तो CH2 हो गया कि नहीं। अब CH2 की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो बाकी के 2 वैलेंसीज कार्बन की कहाँ से सेटिस्फाइड होंगी, क्योंकि ना तो कार्बन है और ना ही हाइड्रोजन है। इसीलिए मीथेन तो होता है लेकिन मीथीन नहीं होता है, मिथाइन नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो अभी देखो, मीथीन हम नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, उसका रीज़न मैंने आपको क्या बताया, क्या रीज़न बताया मैंने, कि इसमें उतने हमारे पास कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने की हाइड्रोजन के नंबर्स नहीं हैं, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं 2 कार्बन ले लेता हूँ, सपोज इथेन का जो हमने फार्मूला लिया था यहाँ पर C2H6, यहाँ पर वैल्यू हम ले लेते हैं इथीन, एथ और ENE। ध्यान रखना यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर यूज किया है। कई बार ये दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, एकदम ये माइनर चीज़ें हैं, बहुत ही माइनर ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें हैं कि कैपिटल E लिखने में और स्मॉल e लिखने में दोनों में अंतर है। जब आप कॉमन नेम लिखते हैं तो कैपिटल E लिखते हैं, जब आप IUPAC नेम लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, स्मॉल e से शुरू करना पड़ता है। तो अभी ये चीज़ हमको जब हम नॉमेनक्लेचर में आएंगे ना स्टूडेंट, तो नॉमेनक्लेचर में हमें ये सारी चीज़ें हैं ना ध्यान रखना पड़ेगा। तो इथीन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N की वैल्यू मैं कितना ले लूँ यहाँ पर 2, तो फॉर्मूला क्या होगा C2 और H कितना हो गया, देखो डबल ही करना है, कुछ नहीं भाई, ये 2N का डबल, ये कितना हो गया 4। अब अगर मैं इसके सामने क्या ले लेता हूँ, प्रॉप, और यहाँ लगा देता हूँ इन, तो फॉर्मूला क्या होगा C3H6। अब मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, ब्यूट, और लगा देता हूँ इन, तो हो गया ब्यूटीन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4 और H8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? इट्स वेरी इजी। आगे का आप कंटिन्यू लिखो। तो पेंट, इसके लिए हमने इन लगा दिया, मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ लिखते जाओ, तो ये हो गया पेंटीन। तो पेंटीन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, C5H10। अगर मैं हेक्स में जाता हूँ तो ये हो जाता है हेक्सीन। अब मैं कैपिटल लिखूँ स्मॉल लिखूँ, उस पर आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इसीलिए मैंने उसका रीज़न बता दिया कि स्मॉल h कहाँ होगा और कैपिटल कहाँ होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा C6H12। आगे ऐसे ही हेप्टीन, अगर मैं हेप्टीन लिखता हूँ तो हेप्टीन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेप्ट और उसमें लगाया इन, तो फॉर्मूला हो जाएगा C7H14। ऑक्ट आया तो मैंने लिख दिया ऑक्ट और ENE जो कि प्राइमरी सफिक्स है, तो फॉर्मूला क्या बन गया
C8 और H कितना 16। इस तरह से फॉर्मूला बनता जाएगा लास्ट। जितने कार्बन का नंबर आपको पता है उतनी स्ट्रक्चर आप इसके बेस पर बना सकते हैं। वेरी सिंपल। अभी अगर मुझे एल्काइन बनाना है तो इसका भी इथाइन नहीं बनेगा, नो इथाइन। क्यों नहीं बनेगा? उसका सिंपल सा तरीका है। अगर मैं 1 वैल्यू लेता हूँ C1 तो H कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 ले लूँ तो 2 × 1 - 2 यानी कि क्या हो गया, 2 × 1 = 2 0। तो C1 और H कैसा, 0 है ही नहीं है। तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कौन करेगा भाई? क्योंकि कार्बन तो अपनी वैलेंसी 4 से कम रहने नहीं देगा ना, 4 बॉन्ड तो बनाएगा। तो उतने हाइड्रोजन भी नहीं है, कार्बन भी नहीं है, इसीलिए कभी भी इथाइन पॉसिबल नहीं है। इस बात का हमको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं प्रॉप में आते हैं। तो प्रॉप अगर आप लिखो तो प्रॉप तो वर्ड रूट हो गया और इसमें आपने लगा दिया YNE, प्रोपाइन। तो इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, बोलो इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए प्रोपाइन के लिए? हाँ, प्रोपाइन के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? डबल -2 कर देना, यानी कि C3 का डबल कितना 6, तो 2 - तो हो गया 4। ऐसे ही ब्यूटाइन, BUTYNE, ब्यूटाइन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा C4, इसका डबल और कितना -2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4H6। ऐसा ही पेंटीन के लिए तो ये पेंटाइन, इन नहीं आइन, देखो ध्यान देना, पेंट इन और पेंट YNE, पेंटाइन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H8, क्योंकि डबल -2। फिर ऐसे हेक्स और YNE, हेक्साइन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6 और H कितना डबल -2 यानी कि 10। ऐसे ही 7 के लिए हेप्टाइन, HEPTYNE, तो फॉर्मूला क्या हो गया C7 और H कितना होगा डबल -2 यानी कि कितना हो गया 12 हो गया। तो ऐसे आगे की संख्या भी लिख करके आप एल्काइन बना सकते हैं। इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स में खास तौर से जो लीनियर कंपाउंड्स हैं, ब्रांच्ड की भी इसमें हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए जैसा हमने बनाया, सैचुरेटेड के लिए बनाया, वैसे ही साइक्लिक के लिए भी हम ऐसा कॉमन फार्मूला बना सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली हमने 3 तरह के पढ़ा, एक तो एल्केन, दूसरे एल्कीन और तीसरा एल्काइन। तो एल्केन के लिए हमने जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला फाइंड किया CnH2n+2, कॉमन फार्मूला एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का कॉमन फार्मूला CnH2n-2। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अगर कार्बन का नंबर हमने आपको 8 तक सिखाया, 9 तक सिखाया, 10 तक सिखाया, तो उसके लिए आप डीकेन, डेकिन और डिकाइन लिखेंगे। मान लो अगर कार्बन का नंबर 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या करना है उसको ध्यान से सुनना। अभी इसको हटा दूं। अभी देखो, अगर मैं कार्बन का नंबर इंक्रीज कर देता हूँ, अगर मैं कार्बन का नंबर इंक्रीज कर देता हूं तो किस तरह से हाइड्रोकार्बन्स का और नंबर बन सकता है वो ध्यान से सुनना। यहां तक आप सबको पता है कार्बन नंबर 10 को हम क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। अब कार्बन का अगर 11 नंबर होगा तो इसे हम बोलेंगे अनडेक। अन का मतलब होता है 1 और डेक का मतलब हो गया कितना 10, तो कार्बन का नंबर कितना 11, दैट इज अनडेक। कार्बन का नंबर अगर 12 हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, डो और ये डेक। अगर कार्बन का नंबर 13 हो गया तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, इसके लिए वर्ड यूज करूँगा ट्राई डेक। तो देखो, इसमें आपको डेक के पहले प्रीफिक्स ही लगाना है, यानी कि अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। अब ऐसा मत कर देना कि कार्बन का नंबर अगर 20 आए तो उसके लिए हमको डाइडेक वर्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि आपने डोडेक यहाँ यूज किया हुआ है। तो ऐसे ही कार्बन के आगे अगर कार्बन का नंबर
अगर यहाँ पर कार्बन का नंबर 20 आ जाए ना स्टूडेंट, तो इसके लिए एक खास वर्ड है जिसको हम कहते हैं EICOSANE, इकोसेन, या तो कई बार आई कोसेन के नाम से भी हम 20 को जानते हैं। या तो आप इसका यूज करो या तो इसका यूज करो, इन दोनों में से 20 के लिए। ओके, अब मान लो 21 आ गया तो फिर से वही अनइकोसेन, डोडिकोसेन, ट्राइडिकोसेन, ऐसे वर्ड का यूज करके हम और भी कार्बन का नंबर हाइड्रोकार्बन्स में ऐड कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। तो अभी आप लोगों ने जो आज सीखा कि कितने कार्बन हो तो उसकी नंबरिंग हमको कैसे करना चाहिए, किस तरह का उसका केमिकल फार्मूला होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, वो सारी चीज़ें आज हमने आपको सिखाया। अभी स्टूडेंट देखो, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और ये बेसिक चीज़ें सीख सीख करके ऐसे एक बूंद बूंद से पूरा सागर बड़ा हो जाता है। तो हमें बहुत ही अथाह लगने लगता है कि हम उसको कैसे पार करेंगे। लेकिन जब हम चीज़ों को एकदम स्टार्टिंग से सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, तो सीखते 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 एक दिन ऐसा आता है कि पूरी केमिस्ट्री हमको आने लगती है और हमको पता भी नहीं चलता है कि इतना केमिस्ट्री का पोर्शन हमने कैसे सीख लिया। तो अभी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोगों को आज की